घंटे में बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो द्वारका का पूरा मंदिर ढह जाएगा। इस थर्मोबैरिक बॉम्ब से एक बड़ी सुनामी आएगी जो पूरे गुजरात को बहा ले जाएगी। हमारे ड्रोन्स तुम्हारी टीम को बॉम्ब की एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाएंगे। याद रखना कैप्टन, सिर्फ 1 घंटा। 27 साल का कैप्टन आत्रे अपने 2 टीम मेंबर के साथ द्वारका के पास अरब सागर में छलांग लगा चुका था। समुद्र के किनारे एनएसजी के सीनियर ऑफिसर कैप्टन अर्जुन खड़े थे, जो लगातार ईयरपीस के जरिए अपनी स्पेशल टीम से कांटेक्ट कर रहे थे। आत्रे उनकी बात सुन रहा था, लेकिन उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन तीनों सोल्जर्स ने एक्वासोनिक सूट पहन रखा था। वो T-300 एक्वा ड्रोन को फॉलो करते हुए पानी के अंदर तैर रहे थे। उनके सूट में हाई टेक्नोलॉजी सोनार कम्युनिकेशन सिस्टम इनबिल्ट किया गया था। सर पर वाटरप्रूफ टॉर्च चमक रही थी। सबके कानों में वाटरप्रूफ ईयरपीस भी लगा हुआ था, जिसकी टेक्नोलॉजी पानी की गहराइयों में भी बखूबी अपना काम कर रही थी। बाहर खड़े कैप्टन अर्जुन लगातार ईयरपीस के जरिए आत्रे से कांटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे थे। आत्रे, ड्रोन को फॉलो करते हुए जैसे ही तुम टारगेट एरिया से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचोगे, तुम्हारा एक्वासोनिक सूट ग्रीन लाइट के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। वो ड्रोन को फॉलो करते करते समुद्र की तलहटी तक पहुंच गया, जहां एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी। चट्टान के पास पहुंचते ही ड्रोन गोल गोल घूमने लगा। मतलब साफ था, बॉम्ब चट्टान के आसपास ही मौजूद था। आत्रे और उसकी टीम चट्टान के चारों ओर तैरते हुए बॉम्ब को ढूंढने लगे। अचानक आत्रे के सूट में ग्रीन लाइट जलने लगी। आत्रे ने अपने सूट के बैक चेन से एक ग्लास और एक डिटेक्टर बाहर निकाला। बिना आत्रे के कुछ कहे कैप्टन अर्जुन की डिवाइस ने उन्हें सब कुछ बता दिया। इसका मतलब आत्रे बम तक पहुंच चुका है। आत्रे, बम में डुअल ट्रिगर सिस्टम है। तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्रिगर को डीएक्टिवेट करना होगा। नाउ टाइम इज वेरी क्रिटिकल आत्रे, डू इट फास्ट। आत्रे ने चट्टान के नीचे से कुछ रेत हटाई और उसे रेत के अंदर फिक्स किया हुआ थर्मोबैरिक बॉम्ब मिल गया। आत्रे बॉम्ब की सारी वायरिंग को समझने की कोशिश कर रहा था। उधर किनारे पर खड़े कैप्टन अर्जुन की जान हलक पर अटकी हुई थी। द्वारका हेडक्वार्टर पर बैठे इंडियन मिलिट्री और नेवी के हाई कमांडिंग ऑफिसर बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर नजर गड़ाए मिशन के कंप्लीट होने की दुआ मांग रहे थे। कम ऑन आत्रे, जस्ट डिफ्यूज द बॉम्ब। अगर बम फटा तो द्वारका का पूरा मंदिर ढह जाएगा। आसपास के 1000 किलोमीटर का एरिया पानी में डूब जाएगा। पानी के अंदर आत्रे की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। उसने लंबी सांस ली और 2 वायर को कट कर दिया। आत्रे के हाथ में मौजूद डिटेक्टर में अभी भी रेड लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि बॉम्ब अभी भी डिफ्यूज नहीं हुआ है। उसने एक बार फिर लंबी सांस ली और 2 वायर और काट दिए। इन 2 वायर के काटते ही डिटेक्टर ग्रीन सिग्नल देने लगा। आत्रे समझ गया, आत्रे का मिशन सक्सेसफुल रहा। बाहर खड़े कैप्टन अर्जुन भी खुश हो गए। वेल डन गाइस, मुझे पता था आत्रे, तुम्हारे होते मिशन फेल हो ही नहीं सकता। अब तक जिन छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियों पर आत्रे का ध्यान नहीं गया था, वो खुशी से निहारने लगा। आत्रे ने देखा कि एक मछली कोरल रीफ के बीच कुछ अलग ही अंदाज में घूमने लगी। वो झुककर कोरल रीफ की तरफ अपने लेदर से कवर्ड उंगलियां बढ़ाने लगा। अचानक उसकी उंगली सुनहरे रंग के शार्प मेटल ऑब्जेक्ट से टकराई और आत्रे की उंगलियों से खून बहने लगा। आत्रे का खून जैसे ही मेटल ऑब्जेक्ट से लगा, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, समुद्र का पानी उफान मारने लगा। बाहर खड़े कैप्टन अर्जुन के साथ द्वारका शहर के लोगों को लगा जैसे आज समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ेगा। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा अपनी जगह बनाने लगा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहौल इतना भयावह होता जा रहा था, मानो कुछ
कुछ ही पल बाद सुनामी आने वाली हो। अचानक ये क्या हो रहा है? तेज बिजली ऊपर आसमान से समुद्र के पानी को क्रॉस करते हुए आत्रेय के सर पर बरसने लगी थी। आत्रेय को ऐसा लगा जैसे उसका सर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। बिजली उस मेटल ऑब्जेक्ट से भी टकराई और एक तेज झटका सबने महसूस किया। ये कैसे पॉसिबल है? बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गया था। इस हाई वोल्टेज करंट के बाद आत्रेय की आंखें बंद हो गई। ऑक्सीजन पाइप से निकलने वाले बुलबुले शून्य पड़ चुके थे। मतलब साफ था, आत्रेय की सांसें रुक गई थी। वो तेज झटका समुद्र की तलहटी पर एक वाइब्रेशन की तरह दौड़ते हुए समुद्र की गहराइयों की ओर जाने लगा। वाइब्रेशन एक ऐसे काले अंधेरे की ओर बढ़ने लगी जहां समुद्री जीव भी जाने से कतराते थे। उन काले घने अंधेरों के उस पार रोशनी से भरी एक विचित्र दुनिया थी। पानी के अंदर बसी एक अनोखी दुनिया जिसकी चमक देख ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर ही सैकड़ों सूरज उग गए हो। पानी के अंदर बसी उस अनोखी दुनिया में अनोखे इंसान रहा करते थे जो पानी के अंदर किसी रॉकेट की स्पीड से भी तेज तैर सकते थे, बात कर सकते थे, सांस ले सकते थे। ये उनका अनोखा साम्राज्य था जहां सब कुछ सुनहरा और चमकदार था। एक अनोखी विचित्र दुनिया जहां कोरल रीफ डायमंड के बड़े बड़े झुंड की तरह चमक रहे थे। वाइब्रेशन इस दुनिया को पार करती हुई एक बड़े से आलीशान महल के करीब पहुंची जो पूरी तरह से क्रिस्टल का बना हुआ था। महल में मौजूद लोगों ने भी वो झटका महसूस किया। उस महल की राजकुमारी मृणाल बरामदे में खड़ी अपनी आलीशान नगरी को निहार रही थी कि उस झटके ने उसे झकझोर दिया। उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मृणाल को गोल्डन मेटल ऑब्जेक्ट पर लगा खून का धब्बा दिखाई देने लगा। वो साफ देख सकती थी कि कैसे आसमान आज समुद्र की गहराइयों में भी बिजली बरसा रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने पैरों पर दबाव डालते वो पानी में ऊपर की तरफ तेजी से उड़ने लगी जैसे मानो किसी ने रॉकेट छोड़ दिया हो। घंटों का समुद्री सफर मिनटों में तय करती मृणाल आत्रेय के सामने थी। आत्रेय का शरीर पानी में बेजान लकड़ी की तरह तैर रहा था। आत्रेय को सामने देख मृणाल की आंखों में आंसू आ गए, पर पानी के साथ वो आंसू समुद्र में ही बह गए। लेकिन उसकी लाल आंखें मृणाल और आत्रेय के बीच किसी खास कनेक्शन की कहानी कह रही थी। मृणाल ने आत्रेय को हिलाकर जगाने की कोशिश की, पर आत्रेय बेसुध अभी भी पानी में तैर रहा था। मृणाल ने आत्रेय को अपनी बाहों में समेट लिया। वो उसे गौर से देखने लगी। वो दोनों पानी में तैरते हुए एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। दोनों के बीच 1 इंच का फासला भी नहीं था। मृणाल ने आत्रेय के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाई और उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहारा देते हुए उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मृणाल को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। समुद्र का पानी और आत्रेय के होठों का एहसास। मृणाल कुछ देर के लिए उसमें डूब जाना चाहती थी। आत्रेय और मृणाल की इस नजदीकी ने दूर सितारों के उस पार बैठे एक अजीब से शख्स को उसकी नींद से जगा दिया। उसकी पूरी दुनिया लाल रंग की थी। वहां 2 सूरज चमक रहे थे। वो एक लाल पत्थर के सिंहासन पर बैठा खुद से मीलों दूर आत्रेय और मृणाल को एक दूसरे में खोया देख रहा था। उसने देखा आत्रेय और मृणाल तो जैसे दुनिया भूल गए थे। इस नाजुक से एहसास के साथ आत्रेय की आंखें भी धीरे से खुलने लगी। आत्रेय की खुलती आंखों के साथ मृणाल ने अपने होठ उसके होठों से दूर कर लिए और बिना कुछ कहे उसे एक हल्का सा झटका दिया। वो पानी में ऊपर की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगा और मृणाल वहीं ठहर गई। आत्रेय की नजर भी मृणाल की ओर थी। वो ऊपर जाते हुए हैरानी से उसे देख रहा था। नीली आंखें, भूरे बाल, गोरा रंग और नेवी ब्लू रंग के कुछ अजीब से कपड़े। कुछ पल बाद मृणाल आत्रेय के लिए एक धुंधली पर
परछाई बन गई। कौन थी मृणाल? क्या हुआ था आत्रेय के साथ? और वो कौन सी अनोखी दुनिया थी? आत्रेय के साथ आगे क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। आत्रेय पानी से बाहर आया। उसने देखा कि रेस्क्यू टीम गोता लगाकर हर जगह आत्रेय को ही ढूंढ रही थी। बाहर उसकी टीम के बाकी मेंबर और कैप्टन अर्जुन उसके ही इंतजार में खड़े थे। उसे देख सब खुश हो गए। आत्रेय, कम ऑन बॉयज, हेल्प हिम। आत्रेय का चेहरा लाल नजर आ रहा था। उसे अभी भी बेतहाशा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वो मेटल ऑब्जेक्ट, सर पर गिरती हुई बिजली और मृणाल का चेहरा घूम रहा था। उसके टीम मेंबर उसे सहारा देकर पानी से बाहर निकालने लगे। बाहर निकलते ही आत्रेय ने सबको एक नजर देखा और बेहोश हो गया। आत्रेय, आत्रेय। वो सबकी आवाज सुन सकता था, वो सब कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन आंखें खोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। कुछ घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वो नेवी हॉस्पिटल में है। उसके चारों तरफ मशीन लगी हुई है। सामने एक डॉक्टर खड़ा उसकी रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज कर रहा था। उसे अचानक अपने साथ हुआ सारा वाकया याद आने लगा और वो तेजी से उठकर बैठ गया। रिलैक्स लेफ्टिनेंट, आराम से, तुम ठीक हो। मेरा सर में दर्द तो होगा ही। 24 घंटे बाद जो जाग रहे हो, नर्स तुम्हें दवा दे देगी। तुम्हें एक दिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डॉक्टर वहां से निकल गए। कुछ 10 मिनट बाद आत्रेय के दो साथी कुणाल और समीर अंदर आए, जो उस मिशन में आत्रेय के साथ थे। कैसा फील कर रहे हो आत्रेय? बेटर। चेहरे से तो नहीं लग रहा, बस सर में दर्द है यार। कुणाल गौर से आत्रेय को देख रहा था। हमारे ग्रुप के सुपर सोल्जर हो तुम, ठीक हो जाओगे। पर ये बताओ, बम तो डिफ्यूज हो गया था, हम दोनों तो बाहर निकल आए थे, फिर वहां क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने ही तो बम डिफ्यूज किया था। कुणाल के ऐसा पूछने पर आत्रेय को फिर से सब कुछ याद आने लगा। उसने मेटल ऑब्जेक्ट, बिजली, समुद्र के अंदर उड़ रहे झटके और आखिरकार मृणाल के बारे में अपने दोस्तों को सब कुछ बताना शुरू किया। आत्रेय और उसके दोस्त जिस मृणाल की बात कर रहे थे, वो मृणाल अपनी उसी अनोखी दुनिया में एक बगीचे के बीचों बीच खड़ी थी। कोरल रीफ, सी ग्रास, मैंग्रोव्स, प्लैंक्टन से घिरे पानी के बीच एक अनोखा गार्डन, जिसके सारे समुद्री पौधे क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। उसके हाथों में ट्रायंगल शेप्ड का एक मेटल ऑब्जेक्ट था, जिसे घुमाती वो कुछ सोचती हुई टहल रही थी। तभी उसका भाई विराट उसके पास आया। मृणाल, मैंने भी वो झटका महसूस किया था। हाँ, सबने महसूस किया। तो यही कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे दूर रहो। माना तुम कालपी के राजा हो, पर मैं किसी की गुलाम नहीं। तुम्हें क्या लगता है अंधक तक इसकी खबर नहीं पहुंची होगी? जरूर पहुंची होगी, पर हमारे बाद। और वो रुक जाएगा? नहीं, वो आत्रेय को खत्म करने की कोशिश करेगा। यही मृणाल, बस यही। इसलिए समझा रहा हूँ उससे दूर रहो, वरना तुम अपने साथ साथ कालपी को भी खतरे में डाल दोगी। अंधक अपनी उस अंधेरी दुनिया में कैद है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बाबा हैं, और उनके जाने के बाद क्या तुम अंधक से लड़ पाओगे? मृणाल इतना कहे उस बगीचे से अपने महल की ओर जाने लगी। विराट और मृणाल जिस अंधक को लेकर बहस कर रहे थे, वो अंधक धरती के क्रस्ट से भी अंदर एक अंधेरी गुमनाम दुनिया में
बंजर काली रेतीली जमीन के बीचों बीच एक किले की छत पर खड़ा था। अंधक अपनी अंधेरी दुनिया को निहार रहा था। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ मशालें थी। उसे भी द्वारका के पास हुए उस हादसे की खबर लग गई थी। अचानक वो चीखने लगा, तमास! तमास! उसकी इस पुकार के साथ एक दुबला पतला घिनौना सा आदमी उसके सामने आया। क्या 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 हुआ अंधक? काल की यही वो मसीहा है जो दुनिया को बचा सकता है, पर मुझे तो वो एक कमजोर सिपाही से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। आप उसकी चिंता मत करें अंधक, मैं उस आत्रेय को जड़ से मिटा दूंगा। वो ब्रह्मांड के इस शतरंज का एक छोटा सा प्यादा है, उसे खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अंधक कालपी और धरती पर कब्जा जमाना चाहता था और मृणाल इस बात से बेखबर नहीं थी। वो अपने महल की ओर जा रही थी। खूबसूरत, आलीशान, पानी के अंदर क्रिस्टल से बना चमकदार महल। उसे अपने भाई विराट की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विराट ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक लिया। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो अंधक, वो राक्षस बाबा के डर से हमसे दूर है। मतलब मैं उसे नहीं हरा सकता। अच्छी बात है, तुम्हें एहसास तो है। मृणाल ने अपना हाथ खींचा और वहां से निकल गई। मृणाल और विराट के बाबा सम्राट उपेंद्र दोनों की बातें सुन आत्रेय के बारे में सोचने लगे। वहां पानी से ऊपर अपनी दुनिया में मग्न आत्रेय भी मृणाल के बारे में ही सोच रहा था। उसके दोस्तों को उसकी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं था। लड़की, वो भी पानी के अंदर। बिजली के झटकों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। सर्वेलेंस टीम बम डिटेक्ट होते ही 500 मीटर का एरिया खाली करवा चुकी थी। जब बाहर कोई नहीं था तो पानी के इतने अंदर कोई लड़की कैसे आ सकती है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैंने उस लड़की को देखा, उसके कारण ही मैं ऊपर आ पाया। और तुम्हें पता है, उसने मुझे... इतना कह आत्रेय चुप हो गया। उसे वापस मृणाल याद आ गई। वो अभी भी अपने होठों पर उसके टच का एहसास कर सकता था। उसने मुझे क्या? तो चुप क्यों हो गया? बोल भी क्या हुआ था? और उसने मुझे किस भी किया? सच, मैं अभी भी उसे फील कर सकता हूँ। तू पागल हो गया है। पानी में तुझे एक लड़की मिली और उसने तुझे किस भी किया। मतलब तुझे आराम की जरूरत है। हम बाद में आते हैं। मैं कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा, ये सच है। वो लड़की वहां थी। उसके कपड़े अजीब थे, बाल भूरे, आंखें हल्की नीली, रंग बिल्कुल साफ। उसने कुछ वेट सूट जैसे कपड़े पहन रखे थे, पर बहुत ब्राइट एंड डार्क ब्लू। पैर देखा उसके? ठीक थे, मरमेड तो नहीं थी। कुछ भी यार, मतलब समुद्र में उतने अंदर तक एक मरमेड आके तुझे किस करके चली गई। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो कुछ दिन और आराम कर। मिशन के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कैसा मिशन? हाँ, और उस थर्मोबैरिक बम के बारे में कुछ पता चला? आत्रेय का सवाल समीर और कुणाल से था, लेकिन तभी दरवाजा खुला और कैप्टन अर्जुन अंदर आए। उन्हें देखकर समीर और कुणाल के साथ आत्रेय भी अलर्ट हो गया। आत्रेय, अब कैसा फील कर रहे हो? बेटा सर, एक सोल्जर के पास आराम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता आत्रेय। योर मिशन इज नॉट ओवर येट। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ब्लैक टाइड टेररिस्ट ग्रुप गुजरात बॉर्डर के घने जंगलों के अंदर छुपा हुआ है। पानी के अंदर बम लगाने का काम इनका ही था। तुम्हारी टीम का नेक्स्ट मिशन है ब्लैक टाइड टीम को खत्म करना। यस सर। सैटेलाइट डेटा और बाकी की इंफॉर्मेशन तुम्हें 1 घंटे बाद मिल जाएगी। अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो कल सुबह तुम्हें इस मिशन पर निकलना होगा।
और अगर नहीं तो समीर और कुणाल के साथ मैं किसी और को भेज दूंगा। नो सर, आई एम फीलिंग बेटर। इट्स नॉट अबाउट किलिंग द सोल्जर्स लेफ्टिनेंट। ब्लैक टाइड ग्रुप के सारे सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी टीम की है। ओके सर। दूसरी सुबह आत्रे और उसके दोनों साथी अपने मिशन पर निकल रहे थे। उनकी डेस्टिनेशन थी गुजरात का घना जंगल। वहीं दूसरी ओर पानी के नीचे काल्पी की उस अनोखी दुनिया में मृणाल भी पूरी तरह से तैयार थी। उसके हाथों में वही मेटल ऑब्जेक्ट था और उसकी मंजिल थी आत्रे। क्या होगा जब मृणाल आत्रे से टकराएगी? क्या आत्रे ब्लैक टाइड ग्रुप को खत्म कर पाएगा? और काली दुनिया का वो अंधक कौन था जिसकी बात मृणाल कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। गुजरात रण ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक एक हेलीकॉप्टर ने मौसम का रुख ही बदल दिया। हेलीकॉप्टर हवा में ही रुक गया। उसकी गड़गड़ाती तेज आवाज के साथ 3 सोल्जर्स कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रस्सियों का सहारा ले नीचे उतरने लगे। कुछ ही पल बाद आत्रे, समीर और कुणाल तीनों जमीन पर थे। INSAS राइफल, शॉटगन, हैंड ग्रेनेड्स लिए पूरी तैयारी के साथ आत्रे की टीम जंगल के अंदर जा रही थी। उनके पास सर्वेलेंस ड्रोन का वो मैप था जो ब्लैक टाइड ग्रुप की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। समीर, कुणाल, होल्ड पोजीशन, बी केयरफुल। जंगल में बिखरे सूखे पत्ते पर जैसे जैसे उनके कदम पड़ते, पत्तों की चरमराती आवाज भी उन्हें परेशान कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक टाइड ग्रुप अलर्ट हो जाए। कुछ 10 मिनट बाद समीर, कुणाल और आत्रे बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छिप गए। सामने उन्हें एक छोटा सा टेंट नजर आ रहा था। टेंट के सामने काली राख और कुछ जली हुई लकड़ियां नजर आ रही थी जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। समीर, लेफ्ट, कुणाल, राइट। समीर और कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन से पेड़ों के पीछे छिपते हुए उसी टेंट की ओर जाने लगे। आत्रे की नजर अभी भी उसी टेंट पर टिकी हुई थी। वो सामने से हमला करने की योजना बना रहा था। अचानक एक आदमी टेंट से बाहर आया। आत्रे ने अपनी साइलेंट राइफल से सीधे उसके सर पर निशाना लगाया। उसे चीखने चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला। वो जमीन पर धड़ाम से गिरने ही वाला था कि कुणाल ने उसकी बॉडी को पकड़ लिया और उसे टेंट के पीछे छिपा दिया। फिर भी कदमों की आवाज टेंट के अंदर पहुंच चुकी थी। 2 आदमी अपने हाथ में गन लिए टेंट से बाहर निकले। वो दोनों जंगल में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगे। मिलाद कहाँ है? मिलाद, मिलाद, जफर, बाहर आओ। जफर नाम का तीसरा सारे टेररिस्ट मर चुके थे। गुड वर्क गाइस, नाउ लेट्स फिनिश द टास्क। आत्रे और कुणाल टेंट के अंदर गए। समीर बाहर नजर रख रहा था। अंदर ढेर सारे लैपटॉप्स, मैप और डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डिंग टेबल पर रखे हुए थे। आत्रे और कुणाल सब कुछ समेटने लगे। आत्रे, ये मैप तो देखो, गुजरात के 10 लोकेशन को पॉइंट किया है। गॉट द इंटेल डूड्स। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कई बम ब्लास्ट को अंजाम देने वाले थे। आत्रे, पीछे एक बंकर भी है। समीर की इस आवाज पर आत्रे और कुणाल दोनों बाहर आए। दोनों टेंट से बाहर निकले और बंकर की तरफ भागने लगे। समीर ने बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो आत्रे ने अपनी राइफल से दर्जनों गोलियां बंकर के दरवाजे पर दाग दी। आत्रे ने दरवाजे पर लात मारी और लोहे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। लेकिन अंदर जो था उसे देखकर आत्रे और समीर के साथ कुणाल की आंखें
से चौड़ी हो गई। दूसरे ही पल दो आदमी उठकर आत्रेय की ओर आने लगे। वो दोनों बिल्कुल निडर थे, मानो आत्रेय की टीम के हाथों में मौजूद राइफल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। समीर, पीछे हटो, पीछे। कुणाल, पीछे। आराम से, कोई गोली नहीं चलाएगा। समीर और कुणाल ने देखा कि उन दोनों आदमियों ने बॉम्ब वेस्ट पहन रखी थी। उनकी जैकेट में लाल एलईडी और बॉम्ब साफ दिखाई दे रहे थे। ए सोल्जर, पीछे हट। ये सेमटेक्स है, आरडीएक्स का बाप। 5 सेकंड में ये पूरा जंगल उड़ जाएगा। वो दोनों टेररिस्ट बंकर से दूर आगे की ओर बढ़ने लगे। उनके बढ़ते कदम के साथ आत्रेय और उसकी टीम पीछे हटती जा रही थी। अचानक 5 टेररिस्ट ने आकर आत्रेय की टीम को घेर लिया। अब सोल्जर्स बुरी तरह से फंस चुके थे। ना वो गोली चला सकते थे, ना भाग सकते थे। गन नीचे कर। सुनाई नहीं देता? सब अपनी गन नीचे करो, जल्दी। जब आत्रेय की टीम से किसी ने गन नीचे नहीं की, तो एक टेररिस्ट ने समीर के कंधे पर गोली चला दी। आत्रेय गुस्से में आगे बढ़ता, उससे पहले ही समीर के कंधे पर एक गोली लगी और समीर घायल होकर जमीन पर गिर गया। समीर! टेररिस्ट ग्रुप ने आत्रेय और कुणाल के पैरों पर पीछे से वार किया और उन दोनों को घुटनों के बल बिठा दिया। वो तीन चारों ओर से घिर चुके थे। उड़ा दो इन दोनों को। सभी टेररिस्ट की गन पॉइंट आत्रेय, कुणाल और समीर की ओर थी। समीर तो वैसे भी चंद सांसें गिन रहा था। आत्रेय और कुणाल सोचने लगे कि ये शायद उनका आखिरी मिशन है। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। तभी अचानक एक तेज आवाज से उनकी आंखें अपने आप ही खुल गईं। आवाज ऐसी थी मानो बिजली गिर रही हो। आत्रेय की टीम को घेर कर खड़े सारे टेररिस्ट को एक झटका लगा और वो सब एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। आत्रेय ने आंखें खोलकर देखा। उसे एक पेड़ के सामने खड़ी मृणाल नजर आई, जिसका नाम भी उसे मालूम नहीं था। उसके हाथ में एक स्टिक थी जो लाल और नीले रंग में चमक रही थी। ये तो वही पानी वाली लड़की है। कुणाल की नजर भी मृणाल पर पड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़ मृणाल को देख रहा था। आत्रेय को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा वो 2 टेररिस्ट जिन्होंने वेस्ट बॉम्ब पहन रखा था, वो भी डर गए थे। ए लड़की, दूर हट, वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा और हमारे साथ तुम सब भी मारे जाओगे। मृणाल ने उसकी जैकेट पर ऐसे नजर दौड़ाई और उसके नजरें जैकेट को स्कैन कर रही थी। उसकी नीली आंखें अभी भी चमक रही थी। वो दोनों टेररिस्ट बुरी तरह से डर गए थे। उनमें से एक आदमी जो हाथ में राइफल लिए खड़ा था, वो मृणाल पर गोली चलाने ही वाला था कि मृणाल ने अपनी स्टिक से उस पर वार किया और उसे ऐसा लगा जैसे वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया हो। वो लड़खड़ाता जमीन पर गिर गया। बाकी बचे दोनों टेररिस्ट में से एक ट्रिगर दबाने ही वाला था कि मृणाल ने एक बार फिर अपनी स्टिक से उस पर वार किया, पर इस बार करंट की जगह उन दोनों पर सैकड़ों लीटर पानी की बौछार होने लगी। उस पानी में आत्रेय और कुणाल भी भीग गए। उनकी वेस्ट जैकेट वाटरप्रूफ नहीं थी। सेमटेक्स कमजोर पड़ गया। मौके का फायदा उठा आत्रेय ने उन दोनों के सिर पर गोली दाग दी। आत्रेय की नजर मृणाल पर थी, लेकिन उसके हाथ ईयरपीस पर थे। मृणाल की निगाहें भी आत्रेय पर ही टिकी हुई थी। कमांड, दिस इज आत्रेय। We need medical help for an injured soldier. Please send a helicopter as soon as possible. Over. क्या मृणाल अपने साथ आत्रेय को अपनी दुनिया में ले जाएगी, या उस काली दुनिया के बादशाह अंधक का भेजा सिपाही तमस एक और मुसीबत लेकर आएगा? आत्रेय और मृणाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इस बार मृणाल का एटीट्यूड थोड़ा बदला हुआ था। आत्रेय मृणाल को गौर से देख रहा था। वो आम लोगों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी।
बल्कि उसकी हर चीज अनोखी थी। उसके जूते से लेकर बाल तक, कपड़े से लेकर नीली आंखों तक, और उसका ये अनोखा हथियार, वो स्टिक, सब कुछ हैरान करने वाला था। जान बचाने का शुक्रिया। वैसे तुम हो कौन? मृणाल, तुम मुझे जानकर भी नहीं जानते, पर मैं सब जानती हूँ। मृणाल की नजर आत्रेय के अलावा आसपास चारों ओर घूम रही थी, जैसे मानो उसे किसी खतरे का आभास हो। वो बिल्कुल अलर्ट थी। उसकी छड़ी अभी भी उसके हाथों में थी। तुमने उस दिन पानी में भी मुझे बचाया था, और उस दिन को भूल जाओ आत्रेय, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ याद रखना है। मृणाल इतना कहकर जंगल में यूं ही चलने लगी। आत्रेय भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। आत्रेय अच्छी तरह से समझ रहा था कि मृणाल चारों तरफ कुछ ढूंढ रही है, या वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है। अब कोई टेररिस्ट बाकी नहीं है, तो डरना कैसा? बल्कि तुम्हें तो डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी ये अमानत, इसे संभाल कर रखना, बस यही लौटाने आई थी। मृणाल ने वही ट्रायंगल शेप का मेटल ऑब्जेक्ट निकाला जो सुनहरे रंग में चमक रहा था, और आत्रेय की ओर बढ़ा दिया। ये तो वही ऑब्जेक्ट है जो मुझे पानी में मिला था। नहीं, मैं इसे हाथ क्यों लगाऊं? इसके बाद ही बिजलियां कड़कने लगी थी। इट्स समथिंग डेंजरस। अभी ऐसा नहीं होगा, पकड़ो इसे। मृणाल ने सुनहरी ट्रायंगल ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती आत्रेय के हाथ में रख दिया। आत्रेय को मृणाल के हाथों का टच अच्छा लगा, और उसे पानी के अंदर का वो दिन याद आ गया। मृणाल उस ऑब्जेक्ट को देते ही पलटकर वहां से जाने लगी। सुनो मृणाल, तुम इतनी अजनबी भी नहीं हो। अगर होती तो उस दिन किस ना करती। मुझे तो सब याद है। आत्रेय की बात सुनकर मृणाल के कदम रुक गए। उसने लंबी सांस ली और पीछे पलटकर आत्रेय को गौर से देखने लगी। वो इस बार उस दिन हुई बेवकूफी को दोहराना नहीं चाहती थी। CPR, वो किस नहीं था, CPR था। याद रखना, मरते को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ मृणाल और आत्रेय एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहां तमस उस काली अंधेरी दुनिया से निकल धरती पर आ चुका था। उसकी नजरें अपना शिकार ढूंढ रही थी। वो देखने में पतला दुबला और बहुत घिनौना सा था, पर उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। वो द्वारका के आसपास चारों ओर घूम रहा था। तमस की मौजूदगी का एहसास मृणाल को भी हो चुका था। वो जल्द से जल्द आत्रेय को इस जंगल से दूर भेजना चाहती थी, और खुद भी अपने लोक वापस लौटना चाहती थी। वो CPR तो नहीं था। तुमने बड़े प्यार से किस किया था, जैसे मुझे हमेशा से जानती हो। पर क्यों और कैसे? मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये मेटल ऑब्जेक्ट देने का मतलब क्या है? उस दिन क्या हुआ था? इसको छूते ही बिजलियां कड़कने लगी थी। मुझे करंट का झटका लगा था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पर लगता है तुम सब जानती हो। बताओ मुझे, तुम इतनी अजीब क्यों हो और कहां से आई हो तुम? देखो आत्रेय, इतना कुछ समझाने का वक्त नहीं है। बस इतना याद रखना कि अब तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जो तुम्हें अपने से लगते हैं वो कब बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अपने सपने पर भी भरोसा मत करना। बाकी रही बात मैं कहां से आई हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया ले जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तुमने दूसरा स्टेज पार नहीं किया। ये दूसरा टेस्ट क्या है? तुम नॉर्मल नहीं हो आत्रेय। तुम्हें खास काम के लिए चुना गया है। अभी सब कुछ समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम दूसरा स्टेज पार कर लोगे, तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। तब तक इस मेटल ऑब्जेक्ट को अपने पास संभाल कर रखना और लोगों पर कम भरोसा करना। मृणाल इतना कहते ही तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गई, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बड़े आराम से छलांग लगाती मृणाल आत्रेय की नजरों से अचानक ही गायब हो गई। वो उसे चारों ओर ढूंढता रह गया। जंगल को पार करती मृणाल समुद्र के किनारे खड़ी थी। उसने हाई स्पीड जेट की तरह पानी में छलांग लगाई, और मिनट में समुद्र की गहराई को पार करती अपनी जगमगाती दुनिया पहुंच गई, जहां इस बार क्रिस्टल फूड के सबसे ऊपर उसके बाबा उपेंद्र उसका इंतजार कर रहे थे।
विराट ठीक कहता है मृणाल, जो भी करना सोच समझ कर करना, खुद को खतरे में मत डाल लेना। मैं ध्यान रखूंगी, पर आत्रे को वो त्रियंत्र देना जरूरी था और ये आप भी जानते हैं। क्या उसने उसे स्वीकार कर लिया? वो सब कुछ समझ गया? समझ जाएगा बाबा, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, फिर मैं उसे आपके पास ले आऊंगी। आप उसे ज्यादा अच्छे ढंग से सब कुछ बता सकते हैं। मृणाल और उपेंद्र को बात करते दूर से मृणाल का भाई और कालपी का राजा विराट सुन रहा था। विराट को मृणाल का आत्रेय से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुस्से में बेचैन विराट वहां से चला गया। इधर आत्रेय भी मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां समीर एडमिट था। समीर की हालत खराब थी। समीर का इलाज चल रहा था। बाहर कबीर बैठा हुआ था। आत्रेय भी कुणाल के पास जाकर बैठ गया। अब कैसा है समीर? कंडीशन क्रिटिकल है, 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, उसके बाद ही डॉक्टर कुछ बता पाएंगे। समीर और कुणाल आत्रेय के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में भी थे। उन तीनों में अच्छी दोस्ती थी। आत्रेय और कुणाल समीर की हालत से दुखी थे। आत्रेय उठकर आईसीयू रूम की छोटी सी ग्लास विंडो से समीर को देखने लगा और उसी समय कॉरिडोर से चलता हुआ तमस आया, जिसने काले रंग की ढीली शर्ट, काले रंग की जीन्स पहन रखी थी। उसकी हाइट ना ज्यादा थी ना कम। वो अजीब सी नजरों से कुणाल को देखने लगा। तमस कुणाल के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कुणाल की नजर उस पर पड़ी। तमस की आंखें लाल रंग से चमक रही थी। कुणाल को एक अजीब सा अट्रैक्शन का एहसास हुआ। वो बुत बना से देखता रहा। तमस के होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रहा था जो कुणाल की समझ आ गया। कुणाल उसके हिलते हुए होठों को पढ़ सकता था। कुछ पल बाद तमस पलटा और तेजी से निकल गया। इस बात से अनजान आत्रेय की नजर आईसीयू रूम की विंडो पर टिकी हुई थी। वो अपने दोस्त समीर को देख रहा था। तभी अचानक कुणाल ने आत्रेय की गर्दन पकड़ ली और उसका सर ग्लास डोर पर जोर से पटक दिया। आत्रेय को कुछ समझ नहीं आया। वो पलटा तो कुणाल ने उसके जबड़े पर पंच मार दिया। कुणाल, क्या कर रहे हो? कुणाल ने इस बार आत्रेय की ओर अपनी मुट्ठी बढ़ाई थी कि आत्रेय ने उसका हाथ रोक दिया और उसे जोर से धक्का देकर पीछे गिरा दिया। कुणाल किसी पागल जानवर की तरह आत्रेय की ओर तेजी से भागने लगा और उसने अपने सिर से आत्रेय के सिर पर जोर से टक्कर मारी। ये टक्कर बहुत तेज थी। वो दोनों एक साथ दीवार से टकरा गए। तमस दूर से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कुराहट थी। क्या तमस का जादू काम कर जाएगा? क्या कुणाल के हाथों आत्रेय मारा जाएगा? आत्रेय अपने शरीर में एक अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहा था। वहीं कुणाल के अंदर भी तमस की अनोखी ताकत थी। इस बार कुणाल ने अपनी गन निकाली और आत्रेय के सिर पर रख दी। कुणाल, put the gun down. कुणाल, I said put the gun down, you damn it. आत्रेय पीठ के बल लेटा हुआ था। कुणाल उसके ऊपर गन लेकर किसी जंगली जानवर की तरह चढ़ा हुआ था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आत्रेय को कुणाल की आंखें डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज भी बदली सी गई थी। आज से पहले उसने कुणाल को ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा था। कुणाल तो हर वक्त, लेकिन वो कुणाल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने कुणाल को जोर से धक्का दिया और कुणाल लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। आत्रेय तेजी से उठकर खड़ा हुआ। उसने अभी कुणाल को एक नजर देखा ही था कि कुणाल ने अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया। आत्रेय के कंधे पर गोली लग गई। आत्रेय की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। कंधे में हो रहे दर्द को संभालने आत्रेय 4 कदम पीछे हट गया। आत्रेय अपनी तरफ से कुछ करता उससे पहले ही कुणाल ने आत्रेय को एक बार फिर गोली मार दी। अब
तक मिलिट्री हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे सोल्जर भी उस कॉरिडोर में आ चुके थे। उन्हें आता देख तमस, जो खिड़की से ये सारा नजारा देख खुश हो रहा था, वो छिप गया। कुणाल को बेकाबू देख एक सोल्जर ने कुणाल के पैर पर गोली चला दी। तब तक कैप्टन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। कुणाल दर्द से चीखने लगा, पर अभी भी वो आत्रे को खत्म कर देना चाहता था। उसने अपनी गन से आत्रे पर एक बार फिर निशाना लगाने की कोशिश की, तो कैप्टन अर्जुन ने कुणाल के दूसरे पैर पर भी गोली चला दी। मौका पाते ही कुछ सोल्जर्स ने कुणाल को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कुणाल, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? आत्रे, तुम ठीक तो हो? वार्ड बॉय, जल्दी इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, जल्दी। कुणाल को अभी भी 4 सोल्जर संभालने की कोशिश में लगे हुए थे। वो जानवरों की तरह खुद को जमीन पर घसीट रहा था। वो किसी भी हालत में आत्रे को खत्म करना चाहता था। उसकी आंखों में वहशीपन साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और पास ही खड़े एक गार्ड की राइफल उसके कंधे से खींच ली। सब ये देखकर डर गए। कैप्टन अर्जुन ने राइफल लोड की और कुणाल की तरफ पॉइंट कर दी। अर्जुन को कुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से पर काबू करते हुए कैप्टन अर्जुन ने राइफल के पिछले हिस्से से कुणाल के सर पर जमकर वार किया, पर कुणाल पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी पागलों सी हरकतें कर रहा था। अर्जुन ने एक बार फिर कुणाल के जबड़े पर राइफल से वार किया। कुणाल के मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। What is wrong with him? गार्ड, इसे लॉकअप में डाल दो। अर्जुन के ऑर्डर पर गार्ड और दूसरे सोल्जर्स कुणाल को वहां से ले गए। अर्जुन की नजर अभी भी कुणाल पर टिकी हुई थी। तमस खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। वो सोल्जर्स की भीड़ देखकर नाराज हो गया। उसने गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। नहीं, आत्रे जिंदा नहीं बच सकता। अगर वो जिंदा बच गया तो अंधक मुझे जलाकर राख कर देगा। एक सही मौके की तलाश करनी होगी। मैं आत्रे को मारे बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तमस से बेखबर कैप्टन अर्जुन तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चले गए। डॉक्टर कॉटन पैड लेकर आत्रे के बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आत्रे को 2 गोली लगी थी। वो बुरी तरह जख्मी था। डॉक्टर, कैप्टन, आप प्लीज बाहर जाइए। कैप्टन अर्जुन डॉक्टर के मना करने पर एक नजर आत्रे को देखते हुए वहां से बाहर निकल गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मृणाल को भी आत्रे के जख्मों का एहसास हो गया था। वो तेजी से अपने महल की सीढ़ियों से उतरती नीचे आ रही थी। नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। कोरल रीफ और तरह तरह के चमकीले पत्थरों से उस जगह को सजाया गया था। वहां कालपी का राजा विराट और मृणाल के पिता उपेंद्र अपने 5 अलग अलग सलाहकारों से बातचीत कर रहे थे। वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। मृणाल वैसे तो जल्द से जल्द आत्रे तक पहुंचना चाहती थी, पर अपने बाबा उपेंद्र के चेहरे पर परेशानी की झलक देख वो रुक गई और उपेंद्र की ओर चली गई। क्या हुआ बाबा? आप परेशान लग रहे हैं। सवाल उपेंद्र के लिए था, लेकिन जवाब विराट ने दिया। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें अब कालपी की परवाह कहाँ है? मृणाल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जहाँ जा रही थी वहीं जाओ। हम सबको पता है कि अब तुम्हारे कदम कालपी में रुकने का नाम ही नहीं लेते। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। बताओ मुझे क्या हुआ है। खुदी ने अपने दूत से संदेश भेजा है कि वो कालपी पर हमला करने वाले हैं और उसने हमें सिर्फ 20 दिन का वक्त दिया है। कैसा वक्त? क्या चाहती है वो? वो चाहती है कि 20 दिन में हम कालपी छोड़कर यहाँ से दूर किसी दूसरी जगह चले जाए। वो कालपी को अपने कब्जे में लेना चाहती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हम अपनी कालपी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कहने से क्या होगा? धोती क्या है तुम भी जानती हो। कौन थी धोती? वो क्या करना चाहती थी? और क्या एक बार फिर तमस आत्रे पर हमला करेगा? क्या मृणाल दोबारा आत्रे से मिल पाएगी? जानने
यहाँ विराट, उपेंद्र और मृणाल धोती की बात कर रहे थे। वहां पानी के अंदर बसी इस अनोखी दुनिया काल्पी से लाखों मील दूर समुद्र की तलहटी में एक अजीब सी जगह थी, जो काल्पी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि वीरान नजर आ रही थी। समुद्र के अंदर बड़े बड़े चट्टानों से बने खंडहर जैसी इमारतें किसी को भी डरा सकती थी। वहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, हर चीज बेरंग थी। समुद्र की तलहटी पर चमत्कार न होकर मटमैला और अजीब नजर आ रहा था। धुती अपने कई दर्जन सिपाहियों के साथ एक बड़ी सी चट्टान पर बैठी हुई थी। धुती का रंग मृणाल की तरह साफ नहीं बल्कि सांवला था, पर उसके नैन नक्श बहुत तीखे थे। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल सर में ऊपर की ओर टाइट बंधे हुए थे। आंखों में गुस्सा, नफरत और जलन साफ नजर आ रहा था। धुती और उसके आसपास खड़े सिपाही बहुत खतरनाक लग रहे थे। हमले की तैयारी करते रहो, किसी भी वक्त हम काल्पी पर हमला कर सकते हैं। मुझे उस विराट की खास चिंता नहीं है, चिंता है तो उस मृणाल की। वो लड़की बहुत चालाक है और उपेंद्र, उससे तो पुराना बदला लेना है। अब ये अंधेरा कोना मेरा घर नहीं होगा। काल्पी की चमक ही मेरी असली पहचान होगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। धुती काल्पी को किसी भी हालत में हासिल करना चाहती थी। वहां काल्पी में मृणाल ने उपेंद्र के चेहरे को गौर से देखा। आज मृणाल के बाबा, जिन पर हमेशा उसे नाज हुआ करता था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मृणाल ने अपने हाथ उपेंद्र के कंधे पर रखा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं बाबा? आपने आज तक किसी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके, तो ये धृति क्या चीज है? आप इसे भी हरा देंगे और मैं आपके साथ हूँ। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मृणाल, मैं धुती पर वार नहीं कर सकता। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। 1000 बार आप ये दोहरा चुके हैं, पर क्यों? कारण भी तो पता चले। कौन है ये धुती? एक दुश्मन ही तो है, पर आप इसे लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मैं धुती को नहीं हरा सकता, मैं उस पर वार नहीं कर सकता। अगर वो हमला करती है तो फिर तुम दोनों को ही उससे जंग लड़नी होगी। मृणाल को समझ नहीं आया। धुती का जिक्र करते ही जिस तरह से उसके बाबा कमजोर पड़ जाते थे, ये बात मृणाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसने एक नजर अपने बाबा उपेंद्र और विराट की ओर डाली और गुस्से में वहां मौजूद दूसरे लोगों से कहने लगी, मेरे बाबा धुती पर हमला नहीं कर सकते और मेरा भाई वो धुती से शायद डरता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी काल्पी धुती को सौंप संन्यास ले लें। सेना नायक, काल्पी की सुरक्षा कड़ी करो, इतनी कड़ी कि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। और हाँ, राजा विराट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। धुती से लड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। सारे सुरक्षा बंदोबस्त मैं खुद करूंगी। विराट मृणाल की बातों से चिढ़ गया, पर वो कुछ कह नहीं पाया। मृणाल महल से बाहर निकल आई। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती आत्रे, क्योंकि काल्पी को मेरी जरूरत है। इंतजार करना, मैं जल्द आऊंगी। उम्मीद है तुम ठीक होगे। मृणाल को आत्रेय की चलती सांसों का एहसास था। वो परेशान होती हुई अपने काम पर लग गई। उधर तमस छुपकर डॉक्टर और कैप्टन अर्जुन की बातें सुन रहा था। डॉक्टर, आत्रेय कैसा है? कुछ कहा नहीं जा सकता। 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। वो मारा जाएगा। गोलियों से बच भी गया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तमस वहां से चला गया। पूरे 36 घंटे बाद आत्रेय को होश आ चुका था। उसे एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दवाई के नशे में वो आराम से लेटा हुआ था। उसके कमरे के बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। मृणाल हॉस्पिटल के बाहर समुद्र के किनारे रेतीली जमीन पर खड़ी थी। आज हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मृणाल ने वेंटिलेशन डक्ट का सहारा लिया और आत्रेय के कमरे में आ गई। पानी में रहने वाली मृणाल के लिए ऐसा करना कुछ खास मुश्किल नहीं था। मृणाल ने देखा उसकी आंखें बंद थी।
उसके चेहरे पर जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे। कंधे पर गोली लगी हुई थी। आत्रेय की उंगलियों में लगे ऑक्सीमीटर को देख मृणाल की नजर कुछ पल को रुक गई। उसने आत्रेय की उंगली से ऑक्सीमीटर निकालकर अलग रख दिया और उसके हाथों को अपनी हथेली में रखकर मुस्कुराने लगी। हम पानी के अंदर रहते हैं, पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है बिना किसी मशीन के बता सकते हैं, और तुम्हारे शरीर में भी ऑक्सीजन भरपूर है। तुम ठीक हो और जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मृणाल की नजरें आत्रेय को निहार रही थी। आत्रेय की आंखें बंद थी, चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। मृणाल दुखी हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमसे कहा भी था, अपनों पर भी भरोसा मत करना, अपनी आंखें खुली रखना, पर तुमने ना आज मेरी बात मानी और ना पहले कभी मानी थी। अगर उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज हम दोनों इतने दूर नहीं होते। मृणाल ज्यादा देर तक आत्रेय को इस हालत में नहीं देख पाई। उसने ऑक्सीमीटर वापस उसकी उंगलियों पर लगाया और वो पलटकर जाने लगी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर आत्रेय ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस दिन सीपीआर देने आई थी, आज क्या देने आई हो? आत्रेय की आवाज सुनकर मृणाल के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने पलटकर देखा, आत्रेय की आंखें खुल चुकी थी। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके जबड़े में बहुत भारी चोट लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते कुछ देर खामोश रहे। मैंने पूछा, आज भी बीमार को सीपीआर देने का इरादा है? मृणाल ने आत्रेय का हाथ हटाते हुए उसकी ओर देखा। पर तुम तो ठीक हो। मृणाल से रहा नहीं गया। वो आत्रेय के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। आत्रेय की जॉलाइन के पास जख्म का निशान जैसे मृणाल को दर्द का एहसास करा रहा था। तुमने अभी कहा ना कि बिना ऑक्सीमीटर के ऑक्सीजन मेजर कर सकती हो, तो देखो मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 है एंड 90 इज आइडियल आई गेस। पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है और उसके लिए सीपीआर से बेहतर कुछ नहीं। आत्रेय के सीपीआर का मतलब किससे था? आत्रेय की बात सुनकर मृणाल झुककर उसके करीब आई। आत्रेय की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे लगा कि मृणाल एक बार फिर से उसे किस करेगी। मृणाल ऐसा करना भी चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया और उसके कानों में फुसफुसाने लगी। वो पानी था, तुम्हें और मुझे जोड़ने वाली एक खास कड़ी। इस वक्त यहाँ ऐसा किया ना तो तुम तड़पते मर जाओगे। इतना कहकर मृणाल आत्रेय से दूर हट गई। आत्रेय ने अपनी आंखें खोल ली। वो मृणाल को हैरानी से देख रहा था। उसे मृणाल की बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? सारे मतलब समय आने पर। तुम हो कौन यार? सच कहूँ तो मुझे अट्रैक्ट करती हो, फिर इस तरह गोल गोल बातें कर परेशान भी करती हो। साफ साफ क्यों नहीं बताती? साफ साफ ही कहा था कि अपनों से भी सतर्क रहना। बात मानी तुमने? वापस हॉस्पिटल बेड पर पड़े हो। आत्रेय बड़े गौर से मृणाल को देख रहा था। उसने इस बार भी वही अजीब से कपड़े पहन रखे थे। आज यहाँ क्यों आई? आना ही था तो तब आती जब वो कुणाल जानवरों की तरह हरकतें कर रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी होगी आत्रेय। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हें सच्चाई बता सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। कौन सी सच्चाई थी जो मृणाल आत्रेय को बताना चाहती थी? आत्रेय अब नाराज हो गया। मैं जब जब मुसीबत में होता हूँ तुम आ जाती हो, घुमा फिरा कर अजीब अजीब सी बातें करती हो, ना अपने बारे में बताती हो ना मेरे बारे में। ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम सब जानती हो ये सब नॉर्मल नहीं है और अब तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। आत्रेय ने एक बार फिर मृणाल का हाथ पकड़ लिया था। वो इस बार जिद पर अड़ा हुआ था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मृणाल के चेहरे पर स्माइल आ गई।
तुम्हें सच्चाई बतानी नहीं, दिखानी होगी। और देखने के लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। चलोगे? कहाँ? पानी के अंदर? नहीं। फिर? कहा ना, दिखाना होगा। चलो। मृणाल ने खींचते हुए आत्रेय को उठाने की कोशिश की। आत्रेय की बॉडी में अभी भी बहुत सारी मशीन लगी हुई थी। मृणाल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए ऑक्सीमीटर, ईसीजी पाइप, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ड्रिप के साथ सभी मशीनों को आत्रेय से दूर कर दिया। मृणाल का हाथ लगने से आत्रेय को अपने कंधे पर दर्द महसूस हुआ। उसने कंधे को जमकर पकड़ लिया। आ, 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 आराम से। तुम तो दोनों सदी के योद्धा हो, जरा से दर्द में चीखते नहीं। मतलब? यहाँ मृणाल आत्रेय को हॉस्पिटल बेड से उठाने की कोशिश कर रही थी और वहां तमस इस बार खुद आत्रेय की ओर बढ़ रहा था। तमस के कदमों का एहसास मृणाल को हो गया। इस एहसास के साथ मृणाल के मुस्कुराते होठ जैसे मुरझा से गए। अचानक वो बिल्कुल शांत हो गई। उसने आत्रेय का हाथ छोड़ दिया और 1 फीट दूर हटकर खड़ी हो गई। मृणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अलर्ट होकर तमस के कदमों की आहट सुनने लगी। आत्रेय मृणाल को ही घूर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे के बाहर सिक्योरिटी फोर्स के 2 गार्ड खड़े थे। तमस उस कॉरिडोर तक पहुंच गया था। उसके हाथ जैसे ही उसकी कोट के जेब से बाहर निकले, गार्ड ने देखा कि उसके नाखून बहुत लंबे थे। कौन हो तुम? दूर हटो। गार्ड्स को गन लोड करता देख तमस की घिनौनी सी शक्ल पर एक घिनौनी सी स्माइल आ गई। उसके पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि उसके नाखून ही उसका हथियार थे। वो अभी भी गार्ड से करीब 5 फीट की दूरी पर खड़ा था। उसने अपने नाखून गार्ड की तरफ बढ़ाए। अचानक नाखून से चिंगारी निकलने लगी और वो गार्ड जमीन पर गिर गया। दूसरे गार्ड ने फुर्ती से तमस पर गोली चलाई, पर गोली तमस के आर पार निकल गई। देखते ही देखते वहां 5 गार्ड्स की भीड़ और जमा हो गई। सबने तमस पर अपनी बंदूक तान ली, लेकिन तमस को जरा भी डर नहीं लगा। मृणाल, जो आंखें बंद कर तमस को महसूस कर रही थी, उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और जल्दी से आत्रेय का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आत्रेय बेड से जमीन पर खड़ा हो गया। आत्रेय और मृणाल दोनों बाहर से आ रही आवाजें सुन सकते थे। आत्रेय बाहर की ओर जाने लगा। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हम यहाँ रुक नहीं सकते, चलो यहाँ से। आत्रेय के कंधे में दर्द हो रहा था। मृणाल उसकी वही कलाई पकड़कर खींच रही थी। क्या हुआ? बीमार हूँ यार, आराम से। यहाँ रहे तो शमशान पहुँच जाओगे, चलो जल्दी। पर इन कपड़ों में? मृणाल को जितनी जल्दी थी, आत्रेय उतनी ही देरी कर रहा था। बाहर दर्जनों गोली तमस के शरीर पर बरसाई जा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने नाखून के एक इशारे से 5 के 5 गार्ड्स को जमीन पर सुला दिया। मृणाल ने आत्रेय का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर कूद गए। दर्द से आत्रेय चीख पड़ा। मृणाल, पानी में रहने वाले इतने क्रूअल होते हैं क्या? मृणाल को इस समय आत्रेय के दर्द से ज्यादा तमस की फिक्र थी। जहां वो दोनों इस वक्त खड़े थे, चारों ओर सिर्फ रेत थी। करीब 800 मीटर की दूरी पर समुद्र था। लहरों की आवाज वो दोनों साफ सुन सकते थे। होल्ड ऑन टाइट सोल्जर, वी आर फ्लाइंग आउट ऑफ हियर। मृणाल ने अपने पैरों को हल्के से पुश किया और वो समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगी। देखने में नजारा ऐसा था जैसे कोई लाइट की तेज किरण तेजी से अपना सफर तय कर रही हो। उसने 800 मीटर का सफर 8 सेकंड में पूरा कर लिया। अब वो दोनों ठीक समुद्र के किनारे पर खड़े थे। दूसरी तरफ तमस ने दरवाजा जोर से खोला। अंदर कमरे में कोई नहीं था। तमस ने चारों ओर घूमकर आत्रेय को तलाशने की कोशिश की। उसने वॉशरूम में भी देखा, उस कमरे में कोई नजर नहीं आया। तमस ने अपनी आंखें बंद कर ली
और उसे मृणाल के यहाँ होने का एहसास हो गया। मृणाल, अब तुम्हारी गलती की सजा काल भी भुगतेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मृणाल। तमस गुस्से में पागल हो गया था। तमस वहां रखी सारी मशीनों को उठाकर दीवार पर फेंकने लगा। चारों ओर बिखरी हुई चिंगारी और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और तमस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर सभी गार्ड्स जमीन पर पड़े हुए थे। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई थी, लेकिन तमस सबकी आंखों से गायब हो गया। दूसरी तरफ मृणाल ने एक बार फिर अपने पैरों को पुश किया और डॉल्फिन की तरह जमीन से पानी के अंदर चली गई। उसने आत्रे का हाथ पकड़ रखा था। आत्रे भी समुद्र की गहराइयों में चला गया। मृणाल और आत्रे गन से निकली तेज बुलेट की तरह पानी में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो किसी लाइट बीम की तरह दिखाई दे रहे थे। आत्रे मृणाल से पूछना चाहता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसके कंधे में दर्द हो रहा था। उसके कंधे से खून निकल रहा था और बहता खून अब पानी को लाल रंग में रंगने लगा था। मृणाल का ध्यान पानी में बहते लाल रंग की ओर गया तो उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया और वो अचानक ही रुक गई। मृणाल ने आत्रे के जख्म पर अपने हाथ रख दिए। आत्रे को आराम महसूस हुआ। उसका खून बहना बंद हो गया था। उसने सुकून से अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर दी, पर पानी के अंदर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो चुपचाप मृणाल के सहारे खड़ा था। उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, मगर ये आत्रे के लिए एक जादू जैसा था। वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर भी पानी के अंदर सांस ले सकता था। तुम ठीक हो? आत्रे ने मृणाल की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। आत्रे, आत्रे, क्या हुआ तुम्हें? मृणाल के हाथ आत्रे के गालों पर थे। वो उसकी आंखों को देखते हुए आत्रे की हालत को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर आत्रे के पैरों की तरफ गई। उसके पैरों से बेइंतहा खून बह रहा था और नीचे मृणाल को सुनहरी, बेहद खूबसूरत वेनम फिश दिखाई दी। क्या आत्रे वेनम फिश के जहर से मर जाएगा या ये जहर उसके लिए एक वरदान साबित होगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। मृणाल ने नीचे देखा। नीचे उसे सुनहरी वेनम फिश दिखाई दी, जो मृणाल को देखते ही लाल रंग में बदल गई। उस वक्त मृणाल की आंखें भी लाल रंग में चमक रही थी। मृणाल ने चुटकी बजाई और वो वेनम फिश वहां से चुपचाप पलटकर चली गई। आत्रे, तुम ठीक हो? आंखें खोलो, आत्रे। वेनम फिश जहरीली होती है। उसने तुम्हें काट लिया, पर तुम ठीक हो जाओगे। मृणाल ने आत्रे को पानी के अंदर एक चट्टान के सहारे बैठा दिया और उसके पैरों के घाव पर अपनी हथेली रख दी। आत्रे का जख्म धीरे से भर गया। खून निकलना बंद हो गया, लेकिन जहर अभी भी उसके शरीर में दौड़ रहा था। मृणाल को आत्रे की वो बात याद आ गई जब हॉस्पिटल में उसने सीपीआर का जिक्र किया था। तुम्हें जगाने के लिए फिर से नियम तोड़ना पड़ेगा। इतना कहते ही मृणाल की आंखें चमकने लगी। मृणाल आत्रे के चेहरे की ओर झुकने लगी। उसने अपनी उंगलियों से आत्रे की गर्दन को सहारा दिया और एक बार फिर आत्रे की बंद आंखों की ओर देखते हुए उसने अपने होठ आत्रे के होठों पर रख दिए। मृणाल के पूरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ये एहसास उसे सुकून दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार वो किसी तरह की रुकावट नहीं चाहती थी। उसके होठ अभी भी आत्रे के होठों के साथ खेल रहे थे। धीरे से आत्रे की आंखें खुलने लगी। उसकी आंखों में एक नशा सा छाने लगा। वो अभी भी वेनम फिश के जहर से बाहर नहीं निकला था, पर मृणाल के होठों का एहसास आत्रे को धीरे धीरे जगा रहा था। वो कुछ पल सिर्फ मृणाल को महसूस करता रहा।
वो शांत था। फिर उसने भी मृणाल का साथ देना शुरू किया। दोनों एक दूसरे के होठों से खेलते रहे। दोनों के लिए वक्त थम सा गया था। एक दूसरे के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। पानी में तैरने वाली छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां उन्हें गौर से देखते हुए आसपास मंडरा रही थी। वो दोनों तब तक ऐसे ही खड़े रहे जब तक उनकी सांस न भर गई। आत्रेय ने एक लंबी सांस ली और बोलने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा करना उसके बस में नहीं था। पेशेंट को सीपीआर मिल गया, पेशेंट होश में भी आ गया। अब सुपर ड्राइव की बारी है। इतना कह मृणाल ने एक बार फिर आत्रेय का हाथ पकड़ा और अपने पैरों को पुश करती हुई समुद्र की ओर जाने लगी। चारों ओर दौड़ती छोटी छोटी मछलियां आत्रेय और मृणाल की परछाई को महसूस कर सकती थी। वो दोनों तेजी से ऊपर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद आत्रेय और मृणाल एक बहुत बड़े आइलैंड के ऊपर थे। ऊपर पहुंचते ही मृणाल ने आत्रेय का हाथ छोड़ दिया। आत्रेय अभी भी हॉस्पिटल के उन्हीं कपड़ों में था, एक ढीली ढाली ब्लू रंग की शर्ट और ब्लू पैजामा जो पूरी तरह भीग गई थी। आत्रेय के बाल भी गीले थे, चेहरे पर पानी की बूंदें साफ नजर आ रही थी। वो चारों तरफ घूमकर उस आइलैंड को देख रहा था। वो आइलैंड कम एक पुरानी हेरिटेज साइट ज्यादा नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें जो खंडहर में बदल चुकी थी, पर इस खंडहर और जर्जर इमारत को देखकर आत्रेय इनकी भव्यता का अंदाजा लगा सकता था। मृणाल, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? ये तुम्हारी दुनिया है आत्रेय, मानद्वीप, जो आधी पानी के अंदर और आधी पानी के ऊपर है। एक ऐसा आइलैंड जो इंसान को नजर नहीं आता पर उसका अस्तित्व है। एक ऐसा आइलैंड जिसे बादल और धुआं छुपा देता है। ये आइलैंड अपने आप में इतना ज्यादा अहम है कि प्रकृति खुद इसे दुनिया और ब्रह्मांड के दूसरे जीवों से बचाना चाहती है। आत्रेय को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ आत्रेय और मृणाल एक अनोखे आइलैंड को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ दूसरी ओर मिलिट्री हॉस्पिटल में तमस मृणाल और आत्रेय को ढूंढ रहा था। तमस आईसीयू के अंदर पहुंच गया जहाँ समीर एडमिट था। तमस ने इस बार समीर को अपना शिकार बनाया। समीर के जख्म ठीक हो चुके थे, वो होश में आ चुका था, पर अब भी उसकी आंखें बंद थी। दवा के नशे में समीर चैन से सो रहा था। तमस ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और समीर की आंखें खुल गई। समीर की आंखें तमस से मिली और लाल रंग में चमकने लगी। तमस के होंठ फड़फड़ाने लगे। समीर उन फड़फड़ाती हुई होठों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। समीर उसकी जबान समझ रहा था। मिलिट्री हॉस्पिटल के पूरे कैंपस यार्ड में तमस को ढूंढा जा रहा था, लेकिन तमस समीर के रूम के बाद बालकनी से छत की ओर जाने लगा। वो छत पर खड़ा उस मिलिट्री हॉस्पिटल कैंपस को देख रहा था। इस हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी रूम में डायरेक्टर अर्जुन सर्वेलेंस एडिटर के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखने में मग्न थे। वो आत्रेय को लेकर परेशान थे। मेरे 3 बेस्ट सोल्जर्स पर एक साथ ये क्या हो रहा है? समीर हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है, कुणाल लॉकअप में और मेरा सबसे बेस्ट सिपाही आत्रेय गायब है। क्यों? कैसे? ये क्या हो रहा है? कैप्टन अर्जुन की तरह तमस के दिमाग में भी आत्रेय घूम रहा था। तुम जहां कहीं भी हो आत्रेय, वापस यहाँ लौट कर तो जरूर आओगे। वो मृणाल तुम्हें कितने दिन तक छिपा के रखेगी? और जब आओगे तो अपने दोस्त समीर से भी मिलोगे। फिर समीर तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझसे इस तरह बातें करता तमस वापस अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। कुछ पल बाद वो अंधक के सामने खड़ा था। क्या खबर लाए हो तमस? अंधक अभी वो जिंदा तो है, लेकिन
लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। मेरा जादू उसके सबसे अच्छे दोस्त के दिमाग में है और इस बार वो कुछ ऐसा करेगा कि आत्रेय तड़प तड़प कर मरेगा। हम यहीं से उसकी मौत का जश्न मनाएंगे। और अगर वो नहीं मरा तो मैं तुम्हारी मौत का जश्न मनाऊंगा। तुम जानते हो कालकेय को जवाब देना मेरे लिए कितना जरूरी है। कालकेय का नाम सुनकर तमस ऊपर से नीचे तक कांप उठा। कालकेय को आज तक तमस ने भी नहीं देखा था। अंधेरी दुनिया में तमस और अंधक के अलावा गिने चुने 50 सिपाही थे। वो सब कालकेय का नाम सुनते ही डर से कांप उठते थे। कालकेय कौन था, कहां था, किसी को कुछ नहीं पता था। सब ने अंधक के मुंह से सिर्फ उसका नाम सुना था। तमस खुद कालकेय से डरता था। आत्रेय कहाँ है? तुम काम पूरा किए बिना वापस कैसे आ सकते हो? अंधक, आत्रेय कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। ये सब उस मृणाल का जादू है जो मैं उसे देख नहीं पा रहा। और मुझे यकीन है कि आप भी उसका पता नहीं लगा सकते। मृणाल, खूबसूरत मृणाल, अंधक को अंधेरी दुनिया में धकेलने वाली मृणाल, उससे तो मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। मृणाल हॉस्पिटल आई थी। मैं उसकी मौजूदगी का एहसास कर सकता हूँ। वो आत्रेय को बचा रही है। अंधक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अपने उस काले अंधेरे किले की छत पर खड़ा अंधक हाथ फैला गोल गोल घूमने लगा। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। तमस उसके सामने किसी बच्चे की तरह डर रहा था। वो आत्रेय को नहीं बचा रही, वो तो अपनी कालपी को मुसीबत में डाल रही है। आपकी क्या योजना है अंधक? मेरी अंधेरी जमीन पर कितने सिपाही है तमस? 50। सबको तैयार रहने का हुक्म दो। अब 1000 साल के बाद अंधक की सेना इस नगरी से बाहर निकलेगी। और आप? अंधक नाराज हो गया और तमस की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में टांग दिया। मेरी दुखती रग पर हाथ रखकर मजा लेना चाहते हो? जानते हो मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, फिर भी सवाल पूछ रहे हो? नहीं अंधक, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो सिर्फ वो रास्ता पूछ रहा हूँ जो आपको इस दुनिया से निकाल सके। अंधक ने तमस की ओर देखा। वो डर से कांप रहा था। अंधक ने तमस की गर्दन छोड़ दी और वो जमीन पर गिर गया। वो रास्ता मृणाल और आत्रेय से होकर जाता है। वो दोनों ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। तमस और अंधक किस रास्ते की बात कर रहे थे? तमस अपनी सेना मृणाल और आत्रेय अभी भी उसी आइलैंड में खड़े थे जिसे मृणाल ने मान द्वीप कहा था। आत्रेय उसी जगह से एक गहरा कनेक्शन फील कर रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मृणाल, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बता रही हो, पर क्यों? मुझसे सुनकर क्या करोगे आत्रेय? जब तक तुम खुद याद नहीं कर लेते, खुद नहीं पहचान लेते, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मानद्वीप के रहस्य के बारे में मैं क्या, तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं जानता। तो सब कुछ तुम्हें याद करना होगा और बहुत कुछ मैं अगर बता भी दूं तो समझ नहीं पाओगे। इंतजार करो सही समय का। मानद्वीप का रहस्य? कैसा रहस्य? चलो मेरे साथ। मृणाल एक जर्जर बड़ी सी इमारत के अंदर जाने लगी।
आत्रेय भी मृणाल के पीछे चला गया, जिसकी छत करीब 50 फीट ऊंची थी और अब काफी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। अंदर दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाल, तो बाहर गहरे रंग के शैवालों ने उस ऊंची इमारत की दीवार को घेर रखा था। दीवारों पर बनी तरह तरह की आकृति उस इमारत के भव्य इतिहास की गवाह बन रही थी। कुछ दूर यूं ही अंदर जाने के बाद मृणाल ने अपनी स्टिक निकाली और एक पुराने बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ पॉइंट कर दिया। उसकी स्टिक लाल और नीले रंग में चमक रही थी। दरवाजा खुलते ही मृणाल और आत्रेय अंदर चले गए। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी आधी छत और दीवार टूट गई थी। एक किनारे पर कमरे से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मृणाल उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। आत्रेय का ध्यान अभी भी उस कमरे की दीवारों पर लगा हुआ था। आत्रेय, यहाँ नीचे आओ। आत्रेय भी मृणाल के साथ नीचे जाने लगा। यहाँ आत्रेय एक अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था, जो उसकी होकर भी आज उसकी नहीं थी। दूसरी तरफ समीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सीधे अपने फ्लैट आ गया था। कहाँ हो तुम आत्रेय? समीर के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। वो कुछ अजीब सी नजरों से खुद को मिरर पर देख रहा था। Brace yourself for the final showdown, आत्रेय। जहां सफर की शुरुआत तुम करोगे, पर अंत मैं तय करूंगा। समीर के कंधे पर अभी भी उसका एक छोटा सा डफल बैग था। उसने बैग बेड पर रखा और सीढ़ियां चढ़ता छत की ओर जाने लगा। ऐसी ही सीढ़ियों का एक छोटा सा सफर मृणाल और आत्रेय मानद्वीप में तय कर रहे थे। नीचे करीब 15 फीट की गहराई पर एक अजीब सा दरवाजा था। ये क्या है? दरवाजा? वो तो मुझे भी पता है, पर सारे दरवाजे लोहे और लकड़ी के हैं। सिर्फ ये पत्थर से बना है, जैसे अंदर कोई गुफा हो। काफी समझदार हो। अंदर एक गुफा ही है। कैसी गुफा? तुम्हारी गुफा, जहाँ कभी तुम कीमती चीजें रखा करते थे। इसी गुफा में मानद्वीप की बर्बादी, तुम्हारा इतिहास और कुछ बहुत खास छिपा हुआ है, जो इस पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। क्या और कैसे? आत्रेय उस गुफा के दरवाजे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो इस जगह को पहचानता हो। मृणाल की नजर आत्रेय की ओर थी, पर और कोई भी था जिसकी नजर आत्रेय और मृणाल पर टिकी हुई थी। वो शख्स उसी जर्जर इमारत की सबसे ऊंची दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपका हुआ था। लेकिन इस बार तमस की तरह मृणाल को उसके आने का एहसास नहीं हुआ। मतलब साफ था, उसकी ताकत मृणाल से ज्यादा थी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ, पर इस द्वीप का रहस्य नहीं। तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? और अगर सब इस दरवाजे के पीछे है, तो ये खुलेगा कैसे? खुलेगा जब तुम दूसरा स्टेज पार कर लोगे। दूसरा स्टेज? कैसे? मृणाल पलटकर ऊपर वापस जाने लगी। आत्रेय भी परेशान हो उसके पीछे चला गया। ऊपर पहुंचते ही मृणाल की नजर आत्रेय पर थी। अब मुझे जाना होगा। नहीं, ये सब क्या है? ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मुझसे इन सब का क्या मतलब है? तुम कौन हो? तुमसे मेरा क्या कनेक्शन है? बताए बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। समझो आत्रेय, मैं कालपी से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। ये कालपी क्या है? और आधी अधूरी बात बताने का क्या मतलब है? आत्रेय को परेशान देख मृणाल ने आत्रेय के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसने अपनी जेब से वही ट्रायंगल शेप्ड यंत्र निकाला और आत्रेय के हाथों में दे दिया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? हॉस्पिटल में तुम्हारे सारे सामान के साथ था। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये तुम्हारे उस खास वेपन का अहम हिस्सा है। कैसा वेपन? तुम्हारा वेपन, मानद्वीप के सबसे बड़े योद्धा का खास हथियार, जो शायद उस गुफा में कैद है, और ये यंत्र उस हथियार को पूरा करेगा। कैसा वेपन? कैसे खुलेगी गुफा? मेरे सर में दर्द हो रहा है, और अब तुम मुझे परेशान कर रही हो।
आत्रे से अब उलझन और मृणाल की पहेलियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे परेशान देख मृणाल ने उसके हाथों में यंत्र रख दिया। आंखें बंद कर इस यंत्र और इस जगह को महसूस करो आत्रे। तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या बकवास है? आत्रे ने परेशान होते हुए वैसे ही किया जैसा मृणाल कह रही थी। आंखें बंद करते ही आत्रे को समुद्र की लहरें साफ सुनाई देने लगी। इन्हीं लहरों को सुनता आत्रे एक अनोखी दुनिया में खो गया। वो अपने एक बीते कल को अपनी आंखों के सामने घटता देख रहा था। उसने अपनी आंख खोली तो मृणाल वहां नहीं थी। आत्रे उस आइलैंड पर अकेला खड़ा था, पर इस बार आइलैंड बेजान और मरा हुआ नहीं था। साफ और खूबसूरत नजर आ रहा था, जहां की हर चीज चमकदार और आलीशान दिख रही थी। हजारों लोग उस आइलैंड पर रहा करते थे। उनके कपड़े भी अजीब थे। उसने टाइट फिटिंग लेदर बॉटम और हाई हील्स बूट्स के साथ एक ढीला सफेद कुर्ता पहना हुआ था। वो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा था। हम अंधक से जीत गए। आगे भी हर बुराई पर जीत हासिल करना मानद्वीप का लक्ष्य है। आत्रे की इस बात पर सब ताली बजाने लगे। आज मानद्वीप में मौजूद हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। आज मानद्वीप में सभी आत्रे की जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक तेज आवाज हुई और सबका ध्यान समुद्र की लहरों की ओर चला गया। आसमान को छूती इन बड़ी लहरों के साथ एक नीले रंग का जहाज पानी से ऊपर आया। उसका शोर दिल दहलाने वाला था। लहरें जैसे ही शांत हुई, सबने देखा उस विचित्र जहाज में अंधक, तमस और उसकी सेना बैठी हुई थी। ये क्या देख रहा था आत्रे? अंधक और तमस अंधक को तमस और उसकी सेना के साथ देख मानद्वीप के सारे सिपाही सतर्क हो गए। सबने अपने अपने हथियार निकाल लिए। वहीं आत्रे के हाथ में एक खास हथियार था, जो दिखने में किसी चाकू के आकार का नजर आ रहा था, पर उसके ऊपर 3 छोटी छोटी खोपड़ियां बनी हुई थी। अंधक जहाज में खड़ा आत्रे को घूर रहा था। तुम्हें क्या लगा आत्रे? तुमने मुझे एक छोटी सी लड़ाई में हरा दिया तो मैं किसी कोने में दुबक कर बैठ जाऊंगा? मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। तुम्हें दोबारा हारने का शौक है तो मुझे तुम्हें दोबारा हराने में कोई तकलीफ नहीं है, पर तुमने दिन गलत चुन लिया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अंधक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसने इशारा किया और उसके खूंखार सिपाही जहाज से आइलैंड पर कूदने लगे। तमस भी हवा में उड़ता हुआ आइलैंड पर आ गया। अंधक सबके सामने आकर खड़ा हो गया। अंधक ने अपना वो विचित्र हथियार निकाला, जो 3 जगह से टेढ़ा और एक बड़ी सी छड़ी जैसा था। उसने महल के पीछे दिखाई दे रहे बड़े सफेद पहाड़ों को निशाना बनाया और वो पहाड़ एवलांच के बर्फ की तरह ढहता हुआ महल के ऊपर आ गया। एक तेज झटका सबने महसूस किया और सब लड़खड़ाने लगे। आत्रे के सभी सिपाहियों ने अपने हथियार निकाल लिए। उन सब के कपड़े आत्रे की तरह ही सफेद थे। सबके हाथों में सफेद हथियार था। आत्रे और अंधक के सिपाही एक दूसरे से मिल गए। तमस अकेला मानद्वीप के 10 सिपाहियों से लड़ने लगा और आत्रे खुद अंधक से मिल गया। आत्रे ने अपने अनोखे हथियार का इस्तेमाल अंधक पर किया। पहले ही बार से अंधक समुद्र में जा गिरा। अंधक के पीछे आत्रे ने भी छलांग लगाई और वो भी समुद्र में पहुंच गया। जैसे ही अंधक और आत्रे के वो दिव्य हथियार आपस में टकराए, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें ऊपर की ओर उठने लगी। आत्रे की सेना भी अंधक की सेना पर भारी पड़ रही थी। वहीं सब की नजरों से दूर अंधक और आत्रे पानी में ही लड़ रहे थे। इस बार आत्रे ने अंधक पर वार किया तो उसने आसमान से बिजली की ताकत भी खींच ली और अंधक पर बरसाने लगा। अंधक पानी में
किसी मछली की तरह तड़प रहा था। अंधक की जान हलक में लटकी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अंधक की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर आत्रेय के सामने खड़ा हो सके। कहा था ना, तुमने दिन गलत चुन लिया। अब आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हर बार अपनी हरकत पर अफसोस करोगे और तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, तुम्हें तो अभी कैद करना है। आज तुमने अपनी सीमा पार कर दी। आत्रेय ने अंधक को खींचकर उठाया और पानी में तेजी से तैरता हुआ समुद्र के नीचे की ओर जाने लगा। आत्रेय की रफ्तार बहुत तेज थी। वो किसी बिजली की तेज किरण की तरह समुद्र की गहराइयों में उतरता जा रहा था। उसकी मुट्ठी में कैद अंधक भी साथ साथ बहता जा रहा था। तुम्हारी दुनिया ब्रह्मांड का यह अंधेरा कोना है और तुम यही अच्छे लगते हो। यहाँ से बाहर तुम्हारी ना तो कोई औकात है और ना कभी होनी चाहिए। अंधक अधमरा सा आत्रेय के शिकंजे में फंसा हुआ था। वो जानता था कि आत्रेय उसके साथ अब क्या करने वाला है। देखो मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की चिंता तुम मत करो, मुझे मेरा अंजाम पता है। आत्रेय ने अंधक के हाथों से उसका वो अनोखा हथियार छीन लिया, जो 3 जगह से टेढ़ा और बहुत विचित्र सा था। आत्रेय ने उस अंधेरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे पर अपनी मुहर लगा दी। अपने हथियार और खुद अंधक के हथियार का इस्तेमाल कर उसने वो दुनिया अंधक के लिए बंद कर दी। नहीं, नहीं, नहीं आत्रेय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आत्रेय, मुझे बाहर निकालो। आत्रेय अंधक के उस हथियार के साथ वापस अपनी दुनिया में आ गया। इस जंग में आत्रेय का मानद्वीप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अंधक के उस बर्फीले तूफान ने मानद्वीप की खूबसूरती को काफी हद तक खराब कर दिया था। आत्रेय अपनी बर्बाद हो चुकी दुनिया को देखता अपने कमरे के बरामदे में खड़ा था। जो कुछ भी हुआ, कम से कम इस बात का तो सुकून है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा अंधक वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका हथियार कहाँ है मेरे अलावा किसी को नहीं पता। और उस हथियार के बिना अंधक के अंधेरी दुनिया का दरवाजा अंधक के लिए नहीं खुलेगा। आत्रेय आराम से सोने लगा। अपने बिस्तर में लेटे आत्रेय को आज पूरा दिन याद आ रहा था। तभी अचानक आत्रेय को एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे बादल को चीरकर कोई बहुत बड़ा जहाज आइलैंड में उतरा हो। जैसे ही उस जहाज ने आइलैंड पर लैंड किया, एक ऐसी आवाज आई जैसे पूरा आइलैंड समुद्र में डूब जाएगा। और इसी तेज आवाज के साथ आत्रेय नींद से जाग उठा, जो खड़े खड़े ही उसकी आंखों में जगह बना चुकी थी। घबराहट में उसने आसपास नजर घुमाई तो ना कोई जहाज था, ना कोई सेना। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मानद्वीप खंडहर बन चुका था और सामने उसके मृणाल खड़ी थी। उसने मृणाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। आत्रेय की मुट्ठी में अभी भी वो ट्रायंगल शेप का यंत्र कैद था। क्या जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था? और तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो अच्छा खासा चल रहा था, फिर मुझे नींद कैसे आ गई? तुमने मानद्वीप का जो भी नजारा अभी देखा, वो सब आज से 500 साल पहले की बात है। उस रात के बाद इस द्वीप में कभी